क्या कभी आपने रुककर गौर किया कि शहर कैसे विकसित हो रहे हैं? बस सड़कें हैं और इमारतें हैं। ये हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों, जो मशहूर हैं ग्रीन इमारतें बनाने के लिए। पेड़ पौधे लगे हों तो लोग इमारत को ग्रीन हाउस कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम तो यही करते आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी बड़ी सामान्य सी बात है। 2 बार सोचिए, क्या हमें इसकी जरूरत है? बात पेन खरीदने की हो या फिर एक वर्ग फुट जमीन पर निर्माण की। राम्या आर्किटेक्ट हैं। उनकी टीम सुहासिनी के साथ काम करती है। सुहासिनी पुडुचेरी के ऑरोविल में एक शहरी रिहायशी प्रोजेक्ट से जुड़ी आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमनस्केप्स। हम अलग अलग तरह की तकनीक और प्लानिंग से अलग अलग ढंग की इमारतें बना सकते हैं और उनमें यकीनन युवा रह सकेंगे। इस तरह आप एक पीढ़ी पर प्रभाव छोड़ते हैं। यही है ह्यूमनस्केप्स। एक ज्यादा टिकाऊ भारत के निर्माण के लिए बदलाव कैसे लाएं? जब आप एक सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पहली चीज है जमीन के प्राकृतिक संरचना से बिल्कुल छेड़छाड़ ना हो। जब पानी की बूंद यहाँ गिरती है, वो कहाँ जाती है, कहाँ जाकर खत्म होती है। निहायत ही लंबी भूगर्भीय अवधि के दौरान पानी ने ये लैंडस्केप उकेरा है और आप इसमें खलल डालते हैं तो वही होता है जो हर साल चेन्नई में मानसून के दौरान होता है। पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। इस किस्म की शहरी बाढ़ या शहरी सूखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का प्रबंधन। अपने सिरों पर गिरने वाले ज्यादातर पानी को बचाने से हमारा काम शुरू होता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक है। छत से गिरते बारिश के पानी को जमा करने के लिए हम नीचे लाते हैं। सब चेनों से जुड़े हैं। पुराने घरों में ये चेन सिस्टम होता था। पानी उन चेनों के आसपास बना रहता है और इधर उधर छिटके बिना बहता रहता है। अगर पानी एकदम ऊपर से जमीन पर गिरे तो मिट्टी कट जाएगी। हम जमीन में कंकड़ बिछाकर उसकी रफ्तार को काबू में करते हैं। मेन एरिया में सीमेंट के ब्लॉकों के बीच ईंटें रखी गई हैं, जिनसे बारिश का पानी रिसता हुआ बहता है। बीच में एक बोरवेल है। बहुत ज्यादा बारिश भी होती है तो पानी धीरे धीरे जाएगा। इस तरह हम यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। टोपोग्राफी के मुताबिक निर्माण की समझ होने के बाद आपको जलवायु जोन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि ह्यूमनस्केप्स ऐसे जोन में बनाया गया है जहाँ की मुख्य समस्या है गर्मी और उमस। ये दोनों एक साथ जहाँ हैं वहाँ लोगों को पसीना आना लाजमी है। इस वजह से पंखों और एयर कंडीशनर पर निर्भरता बढ़ जाती है और इस नाते बिजली पर भी। इसे कम करने के लिए इन आर्किटेक्टों ने हर घर में क्रॉस वेंटिलेशन पर ध्यान दिया है। हमने चेक किया कि हवा का झोंका उत्तर दक्षिण दिशा से आता है, इसलिए इमारतों में तमाम खिड़कियां दरवाजे इस दिशा की ओर हैं। हमारी अगली समस्या है गर्मी। हमने धूप का चढ़ना उतरना नोट किया। दिन के किस समय इमारत के किस हिस्से पर धूप गिरती है और वैसी जगहों को धूप की मार से बचाने के लिए आप इमारत के भीतर क्या रखते हैं? इस इमारत की दीवारें 24 सेंटीमीटर मोटी हैं, प्राकृतिक लाल मिट्टी से बनी हैं। मिट्टी वाली दीवार गर्मी को अंदर नहीं आने देती। जब ये 4-5 सेंटीमीटर घुस भी जाती है तब तक सूरज ढल जाता है, लिहाजा मकान बिल्कुल नहीं तपता। धूप, हवा और इमारत के कोण के बीच इमारत के भीतर काम की कौन सी चीजें बनानी या रखनी है, इस पर भी हम काम करते हैं और ये सब करने के बाद हासिल होता है आराम। शहरों को विकसित करने में अगर इन दो अवधारणाओं को लागू करें तो भी हम सस्टेनेबिलिटी के शुरुआती चरण में ही हैं। इमारतों और शहरों के निर्माण में हमें याद रखना चाहिए कि निर्माण उद्योग ऊर्जा में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले सेक्टरों में से है। 2020 में वैश्विक ऊर्जा खपत का 36% हिस्सा इस सेक्टर को गया और ऊर्जा आधारित CO2 उत्सर्जन का 37% हिस्सा भी इसी सेक्टर का था। निर्माण सामग्री इसमें बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें बहुत थोड़े से कार्बन फुटप्रिंट वाली निर्माण सामग्रियां चाहिए। देखना होगा कि हमें किस चीज में कटौती करनी है और किससे परहेज करना है। मिसाल के लिए कंक्रीट के बजाय सीलिंग पर वॉल्ट का ढांचा इस्तेमाल किया गया। 2 बीमों के बीच में ईंटें रखे होने से घुमावदार सतह बन जाती है। इन ईंटों के साथ स्टील, सीमेंट या प्लास्टर की जरूरत नहीं होती।
स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल कम करने के अलावा निर्माण उद्योग में 3 अहम कचरा सामग्रियां रिसाइकिल की गईं, जो आमतौर पर कचरा ठिकानों में फेंक दी जाती थीं। पहले निर्माण कचरे का चूरा बनाकर मिट्टी की दीवारों पर इस्तेमाल किया गया। फिर गर्मी रोकने के लिए 3rd क्लास सफेद सिरेमिक टाइलें छतों पर लगाई गईं और दीवारों पर चूना पत्थर के टुकड़े लगाए गए। ये चीजें इमारत को डीकार्बनाइज करती हैं और कीमत में भी सस्ती होती हैं। बड़ी बात यह है कि मटेरियल की कॉस्ट तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि हमने फालतू और कचरा समझी जाने वाली चीजें इस्तेमाल की। हर 2 सप्ताह पर हम स्थानीय दुकानों से ऐसी चीजें उठा लेते थे। हम लोग बार बार वहां जाते थे क्योंकि ये सामान इतनी आसानी से तो मिलता नहीं। डिजाइन काफी कुछ बदल सकता है। शिफ्ट होने के बाद आप एक टिकाऊ जीवन शैली कैसे बनाते हैं? हमने एक युवा आवासीय प्रोग्राम को चुना जिसमें सिंगल लोग, दंपति और छोटे परिवार एक साथ रह सके। और वे साझा क्या करते हैं? वे जगह को साझा करते हैं। ये आरामदायक है। मेरे लिए तो यहाँ बड़ा ही आराम है। मैं फरवरी में आ गई थी, तब से अकेलापन नहीं महसूस हुआ क्योंकि बात करने के लिए यहाँ काफी लोग हैं। जब डिनर नहीं बनाती हूँ तो वही लोग बना कर दे देते हैं। मुझे इस साझेदारी में बड़ा ही मजा आता है। साझेदारी बढ़ाने और संसाधनों में कटौती का उत्साह जगाने के लिए कचरा छांटने की अलग जगह बनी है और कॉमन वॉशिंग मशीनें लगी हैं। वॉशिंग मशीन खरीदने, बिजली पानी का खर्चा बढ़ाने के बजाय हमारे पास यहाँ कॉमन मशीनें रखी हैं। हम में से ज्यादातर लोग पानी को बर्बाद नहीं करते हैं। नालियों का पानी रिसाइकिल किया जाता है और बागवानी में काम आता है। सस्टेनेबल बिल्डिंग में बिजली की खपत के बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में, खास तौर पर तमिलनाडु में, घरेलू स्तर पर अक्षय ऊर्जा के सबसे भरोसेमंद स्रोतों में से एक है छतों पर लगे सोलर पैनल। एक कामयाब और कारगर निर्माण डिजाइन के साथ बिजली की खपत को लेकर भी एक उल्लेखनीय फर्क इससे आ रहा है। एक मध्य आय वाली ग्रुप हाउसिंग में प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत कितनी होती है, क्योंकि हम यहाँ यही मुद्दा देख रहे हैं। हम कम आय वाले ग्रुप हाउसिंग में अभी नहीं गए हैं। हमने कहा कि हम रोजाना प्रति व्यक्ति 45 किलोवाट की कोशिश करेंगे। ये स्टैंडर्ड मांग से करीब 30% कम है और हम ऐसा कर पा रहे हैं। क्या दूसरी जगहों पर भी ह्यूमनस्केप्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये किया जा सकता है, लेकिन हूबहू इसी डिजाइन की नकल नहीं की जा सकती। ये डिजाइन तो इसी संदर्भ में काम करती है। यहाँ हमारे पास लाल मिट्टी है, इसलिए पोर्ड अर्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। मकान बनाते हुए वहाँ उपलब्ध सामग्री और जलवायु, ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। सुहासिनी और उनकी टीम को उम्मीद है कि ह्यूमनस्केप्स का सहभागिता और साझेदारी का ये मॉडल भविष्य में कॉलेज कैंपसों में काम आ सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। टिकाऊ इमारतें शहरों को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील बनाने में भी मदद कर सकती हैं। ये अकेला समाधान नहीं है, लेकिन शुरुआत बहुत जरूरी है।